स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं पेज नंबर 65 पे दूसरी ऑर्गेनल दैट इज मिटोकॉन्ड्रिया। अब मिटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है पावर हाउस। क्यों उसको पावर हाउस बोला जाता है? क्योंकि सेल को कोई भी काम करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहाँ पे जनरेट होती है? मिटोकॉन्ड्रिया में जनरेट होती है, इसीलिए उसको पावर हाउस बोला जाता है। अब मिटोकॉन्ड्रिया जो है वो टू मेम्ब्रेन कवरिंग है, मतलब उसकी दो मेम्ब्रेन होते हैं मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर। उसमें आउटर मेम्ब्रेन जो है वो पोरस होता है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो डीपली फोल्डेड होता है, मतलब कि ऊपर का जो लेयर है उसमें बहुत सारे होल होते हैं और अंदर का जो लेयर होता है उसमें बहुत सारे फोल्ड होते हैं। दिस फोल्ड इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। अब ये फोल्ड ज्यादा क्यों होते हैं? तो देखो कि फोल्ड ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज होगा। अब इतनी जगह में मुझे कोई भी चीज अगर डालनी है तो मैं उसको फोल्ड करके डालूं तो ज्यादा वो आ जाएगा ना, इसकी वजह से वो फोल्डेड होता है। क्योंकि एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन जितनी ज्यादा होगी उतना एटीपी ज्यादा जनरेट होगा। अब एटीपी क्या है? जैसे हम लोग कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते हैं तो हमको करेंसी चाहिए, तो वो करेंसी हमारा कॉइन होते हैं या नोट्स होते हैं, कोई भी होता है। तो वैसे ही हमारे एनर्जी जो है वो उसकी करेंसी है एटीपी। तो एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मतलब मिटोकॉन्ड्रिया में जो भी एनर्जी बनती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। नाउ बॉडी यूजेस द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग द न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। हम जो भी वर्क करते हैं, मैकेनिकल वर्क करते हैं, वो सब वर्क के लिए जो भी एनर्जी हमको चाहिए, मतलब हमारे ऑर्गन को, कोई भी ऑर्गन को काम करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए, तो वो ऑर्गन के सेल जो है वो एटीपी के फॉर्म में बनाते हैं, फिर उसको यूज किया करते हैं। द मिटोकॉन्ड्रिया आर अ स्टोरेज ऑर्गेनल इन अ सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए। देखो हम लोगों ने देख लिया पहले कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और इन जनरल उससे सब प्रोसेस होती है, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनल होती है जिसका खुद का भी डीएनए होता है। तो उसमें से एक है मिटोकॉन्ड्रिया। तो मिटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है और रिबोसोम्स भी खुद के होते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए जो है वो भी प्रोटीन नेचर है। प्रोटीन कहाँ पे बनता है? तो वो हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देख लिया कि देखो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें जो रिबोसोम्स है उसके ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो होता है। नाउ मिटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम देयर ओन प्रोटीन, और उनका खुद का रिबोसोम्स, मिटोकॉन्ड्रिया का खुद का रिबोसोम्स होने की वजह से वो खुद का प्रोटीन खुद ही बनाता है। अब नेक्स्ट जो है ऑर्गेनल वो है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। अब तक हम लोगों ने जो भी ऑर्गेनल पढ़ी, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्गी एपरेटस हो, लाइसोसोम्स हो, मिटोकॉन्ड्रिया हो, वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। लेकिन ये जो प्लास्टिड्स है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। अभी प्लास्टिड्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब कलर्ड प्लास्टिड्स एंड ल्यूकोप्लास्ट मतलब व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड। अब क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर प्लास्टिड है। तो कलर कहाँ से आया? तो क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो उसको ग्रीन कलर देता है। जो पिगमेंट को हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो कलरिंग एजेंट होते हैं उसको पिगमेंट्स बोला जाता है। नाउ द क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट। अब क्लोरोफिल जहां पे होगा वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट also contain the various yellow and orange pigment in additional to the chlorophyll। कभी कभी क्लोरोफिल के साथ साथ उसमें येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी organelle in which material such as a starch, oil, protein granules are stored। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो ऐसी ऑर्गेनल है जहां पे जनरली स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल जो है वो स्टोर होते हैं। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ द न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। इसका मतलब क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? बहुत सारे फोल्ड वाला मेम्ब्रेन लेयर होते हैं जिसको बोला जाता है स्ट्रोमा। Now these are similar to the mitochondria in a external structure। अगर इसको देखे जाए तो ये मिटोकॉन्ड्रिया जैसा ही दिखता है। और प्लास्टिड्स also have their own DNA and ribosomes। जैसे मैंने बोला मिटोकॉन्ड्रिया में
उसका खुद का डीएनए और रिबोसोम्स है, वैसे ही प्लास्टिड का भी खुद का डीएनए और रिबोसोम्स है। ये याद रखना, कौन सी ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, किसका खुद का डीएनए और रिबोसोम्स है, ये सारी चीजें 1 मार्क क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। अब दूसरी आपकी ऑर्गेनल है दैट इज वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कंटेन। सैक मतलब पॉलीथीन, वो एक पन्नी जैसी है जिसमें सॉलिड या लिक्विड जो है वो स्टोर हो सकता है। जनरली सी बात है कि पन्नी में हम लोग चीजें स्टोर कर सकते हैं, तो ये भी ऐसी पन्नी है जिसमें कंटेन सॉलिड हो या लिक्विड हो, वो स्टोर होता है। नाउ वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल विथ एंड व्हाइल द प्लांट सेल हैव अ वेरी लार्ज वैक्यूल्स। एनिमल सेल में कभी कभी वैक्यूल्स हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन प्लांट सेल में तो वैक्यूल्स जो है वो होगी भी सही और बड़ी होगी। एनिमल सेल में ना भी हो और होगी तो भी छोटी होगी। ठीक है, नाउ सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई द 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। प्लांट सेल में तो इतनी बड़ी होती है कि पूरे सेल का 50 to 90% वॉल्यूम अकेले वैक्यूल ही ले लेती है। तो वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेप्स एंड प्रोवाइड द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू दी सेल। ये वैक्यूल जो है वो सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। Many substance of importance in the life of the plant cell are stored in a vacuole। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ये वैक्यूल में स्टोर होते हैं। दिस इंक्लूड द एमिनो एसिड्स। अब ये वाले कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो लाइफ के लिए जरूरी होते हैं वो वैक्यूल में स्टोर होते हैं। तो ये कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है, तो वो है एमिनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड से बनता है। ठीक है, तो वो एमिनो एसिड, शुगर और बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड जो है वो ये वैक्यूल में स्टोर होते हैं। नाउ द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, हम लोगों ने देखा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है वो अमीबा है। द फूड वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम्स एंड अमीबा हैज कंज्यूम। मतलब अमीबा जो है वो एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, तो वो जो भी खाना लेता है वो खाना किस में स्टोर होता है, ये वैक्यूल में ही स्टोर होता है अमीबा में। In some unicellular organisms, the specialized vacuoles also play the important roles in accessing the water and some waste from the cell। और कोई कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ये वैक्यूल वेस्ट को डिस्पोज करने का काम भी करती है। नाउ दिस हेल्प्स टू द cell to perform the functions like the respiration, obtaining nutrition, clearing the waste material and forming the new protein। ठीक है, अब हम लोग सारी सेल के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, उसका मेम्ब्रेन, उसकी ऑर्गेनल, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन। अब हम लोग बात करते हैं सेल डिवीजन की। तो सेल डिवीजन मतलब क्या, पहले तो वो पता होना चाहिए। तो एक सेल में से दूसरा सेल बनने की प्रोसेस को हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं, सेल का डिवाइड करना। ठीक है, तो ये क्यों होते हैं, तो देखो न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो। सेल डिवीजन की जरूरत क्यों पड़ती है, तो हमको ग्रोथ होने के लिए, टू रिप्लेस द ओल्ड एंड डेड एंड इंजर्ड सेल। अगर हमारी बॉडी में, चलो हम हमारी एज में हम लोगों ने ग्रोथ कर लिया, जितना बड़ा होना था हो लिए, तो अब क्या हमारे बॉडी में सेल डिवीजन होना बंद हो जाएगा? नहीं, हमारी बॉडी में भी सेल डिवीजन होगा। तो वो हमारे बॉडी में क्यों चाहिए? एडल्ट में सेल डिवीजन होने की जरूरत क्या होती है, तो जो ऑलरेडी सेल है अगर वो डैमेज हो चुके हैं या इंजर्ड हो चुके हैं तो उसको रिपेयर करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए भी सेल डिवीजन होगा। ठीक है, छोटे बच्चों में ग्रोथ होने के लिए होगा, एडल्ट के अंदर रिप्लेसमेंट और उसको इंजर्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए और उसको रिपेयर करने के लिए सेल डिवीजन होगा। एंड टू फॉर्म द गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन के लिए जो गैमेट्स बनने चाहिए उसके लिए भी सेल डिवीजन होगा। तो द प्रोसेस बाय विच द न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड द सेल डिवीजन। मतलब कि जो प्रोसेस से न्यूअर सेल बनता है वो प्रोसेस को हम लोग सेल डिवीजन प्रोसेस बोलते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। दो टाइप का सेल डिवीजन होता है, वन इज मिटोसिस एंड सेकंड वन दैट इज मायोसिस। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग साइंस लेने वाले हो, if you are going to select the biology for 11th science and 12th science and if you want to make your future with the biology, then this chapter is very important for your future। ठीक है, now the process of the cell division by which the most of cell divide for the growth is called mitosis। मैंने बोला सेल डिवीजन की दो प्रोसेस है, एक है मिटोसिस एंड दूसरी है मायोसिस। तो पहले हम लोग मिटोसिस के बारे में जानते हैं। तो ग्रोथ करने
लिए जो सेल डिवाइड होता है वो प्रोसेस को हम लोग मिटोसिस बोलते हैं। अब मिटोसिस में क्या होता है, जो मदर सेल होता है वो डिवाइड होके दो डॉटर सेल बनाता है, मतलब एक सेल में से दो सेल बनेंगे, तो जो सेल में से बना उसको मदर सेल या पेरेंट सेल बोला जाता है, और उसमें से बनने वाले जो दो सेल है उसको हम लोग डॉटर सेल बोलते हैं। अब है पेज नंबर 66 पे, देखो फिगर दी गई है आपको 5.7 फिगर जो है वो मिटोसिस दिखा रहा है। देखो उसमें एक रेड एंड ब्लू कलर के दो जीन्स दिख रहे हैं आपको, ये डिवाइड होके दो डॉटर सेल बने, तो आधा आधा डिवाइड हो गया, मतलब कि ये पेरेंट सेल से जीन जो है वो डिवाइड होके दोनों डॉटर सेल में इक्वली डिवाइड होते हैं। तो डॉटर सेल हैव अ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज अ मदर सेल। अल्टीमेटली क्या होता है, भले रेड और ब्लू कलर आपको इसलिए दिखाया गया है कि आप काउंट कर सको। देखो रेड के अंदर एच शेप दिख रहा है, मतलब उसका एक स्ट्रैंड अलग कर दो, दूसरा स्ट्रैंड अलग कर दो, तो दोनों के दो दो स्ट्रैंड हो गए, इसमें रेड कलर के दो हो जाएंगे और ब्लू कलर के दो हो जाएंगे, तो दोनों डॉटर सेल में इक्वल क्रोमोसोम्स जो है वो डिवाइड होते हैं। मैंने न्यूक्लियस समझाया तब आपको समझाया था कि जब न्यूअर जनरेशन बनती है तो क्रोमोसोम्स उसमें सेल डिवीजन के टाइम पे हेल्प करते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से दोनों डॉटर सेल में पेरेंट सेल के जैसा ही स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर रहता है। नाउ इट हेल्प्स इन अ ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू इन ऑर्गेनिजम्स। ये मिटोसिस प्रोसेस जो है वो टिश्यू को ग्रोथ होने में और रिपेयर होने में हेल्प करता है। A specific cell of reproductive organ and tissue in animal and plant divide to form the gametes. स्पेसिफिक ऑर्गन होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है जिसमें स्पेसिफिक गैमेट जो है वो बनते हैं। गैमेट्स मतलब एग से बनने वाला पहला स्टेप जो है उसको हम लोग गैमेट्स बोलते हैं। तो फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स होते हैं। अब जब मेल गैमेट्स बन जाते हैं, एक बार मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स दोनों जब फ्यूज हो जाते हैं तो वो फ्यूज होने के प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि जो फर्दर ऑफस्प्रिंग मतलब आने वाली जनरेशन को ऑफस्प्रिंग बोला जाता है, तो विच आफ्टर द फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो गैमेट्स बनाते हैं और उसमें से फिर नई जनरेशन जो है वो आती है। एंड इट डिवाइड बाय द प्रोसेस कॉल्ड मायोसिस। एक डॉटर सेल में पेरेंट सेल में से दो डॉटर सेल बनने वाली प्रोसेस को मिटोसिस बोलते हैं और गैमेट फॉर्मेट करके उसमें से होने वाली प्रोसेस को हम लोग मायोसिस बोलते हैं। विच इन्वॉल्व द टू कंसेक्यूटिव डिवीजन। उसमें दो बार डिवीजन होता है। तो देखो फिगर नंबर 5.8 पहला जो था उसमें देखो आपको रेड एंड ब्लू का वाला कॉम्बिनेशन दिख रहा है। फर्स्ट जो बड़ा वाला राउंड है वो मतलब वो कौन सा सेल है, पेरेंट सेल है। उसमें से दो सेल बने मतलब ये एक बार सेल डिवीजन हुआ। ये एक बार सेल डिवीजन होने के बाद फिर से दूसरी बार होगा तो एक में से दो बने, दो में से चार बने, तो इसको बोला जाता है टू कंसेक्यूटिव डिविजन्स। एक के बाद एक होने वाला डिवीजन तो उसको बोला जाता है कंसेक्यूटिव डिवीजन। When the cell divides by the meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2. Meiosis की वजह से 4 सेल बनते हैं 2 की जगह पे। मिटोसिस की वजह से एक में से 2 ही बनते हैं। ये डिफरेंस है दोनों प्रोसेस का, ठीक है। Now it produces 4 newer cell instead of just 2. The newer cell only have the half of the number of chromosomes. अब देखो फिगर 5.7 में देखो दोनों में जो पेरेंट सेल में था उतना का उतना क्रोमोसोम्स था वो डॉटर सेल में था। जब यहाँ पे आप कलर इसीलिए देखो रेड एंड ब्लू कलर से आप देख सकते हो कि 5.8 में जब मायोसिस से जब सेल डिवीजन हुआ तो पेरेंट सेल से डॉटर सेल में आधा मतलब कि हाफ जो है वो क्रोमोसोम्स है वो पहुंचते हैं। तो दैट इज अ मेन ट्रू प्रोसेस ऑफ मिटोसिस एंड मायोसिस अबाउट द सेल डिवीजन। और यही फंडामेंटल पे हमारी जो पूरी लाइफ है, फिर वो लाइफ एनिमल की हो या लाइफ प्लांट की हो, यही फंडामेंटल प्रोसेस पे हमारी पूरी लाइफ जो है वो विथस्टैंड करती है। तो यहाँ पे द इम्पोर्टेंट चैप्टर एज पर द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट सेल अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल है तो लाइफ है, बाकी कुछ नहीं है। हमारी लाइफ में सब कुछ जो है वो सेल पे ही डिपेंड होता है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आपको बैक एक्सरसाइज जो टेक्स्ट बुक की है वो आपको फिनिश करके होमवर्क दिखाना है। अभी तक बच्चों ने मुझे चैप्टर 1 का भी होमवर्क
सब बच्चों ने दिखाया नहीं है। जिन्होंने दिखाया है उसको वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं दिखाया है वो जल्दी से मुझे होमवर्क भेजे, क्योंकि दूसरा चैप्टर फिनिश हो गया है, तो वर्कलोड जो है वो दिन ब दिन आपका बढ़ता जा रहा है। थैंक यू।